हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द केडियन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले हमको कुछ टर्म्स पढ़ने होंगे, परिभाषा, बीजगणित, व्यंजक, पूर्ण संख्या, ये वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें क्या हैं, सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे बहुपद। तो बहुपद की परिभाषा अगर हम पढ़ेंगे, परिभाषा सबसे पहले वर्ड लिखा है परिभाषा। परिभाषा जब हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है ऐसा बीजगणितीय व्यंजक। तो वर्ड आ गए, बीजगणित आ गया, व्यंजक आ गया। अब इसके बारे में हम जानेंगे पहले। तो बीजगणित क्या कहते हैं, बीजगणित होता क्या है। बीजगणित जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा चर और अचर। अच्छा, चर क्या होते हैं भैया? चर होता है ABCD के जो अक्षर होते हैं X Y Z, ये चर होते हैं। ये सारे ये अक्षर होते हैं, ये चर होते हैं। अच्छा, जो गणित के अक्षर होते हैं 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, कोई भी लो 40 50 100 200, ये सारे जो अक्षर होते हैं इनको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं भैया? अचर। एक बार फिर से, ABCD के अक्षर जो होते हैं इनको चर, और जो गणित के अक्षर होते हैं इनको अचर बोलते हैं। जब चर और अचर को मिला दिया जाता है, जब चर और अचर को मिला दिया जाता है तो जो बनता है वो उसे कहते हैं बीजगणित। जैसे इसमें से कुछ ले ले, इसमें से 5 ले लेते हैं, इसमें से कुछ x ले लेते हैं। कोई कहे भैया 5 कहाँ लिखा है? ये डॉट 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 जो आगे ना, इसका मतलब इसके आगे सारी गिनतियां लिखी हुई हैं। 5x ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, ये बीजगणित बन गया हमारा बीजगणित। इसमें से एक वर्ड ले लेते हैं y, और एक वर्ड ले लेते हैं 6 y ले लेते हैं। ये जो हमारा बना इसे बोलते हैं बीजगणित। अच्छा, कुछ और बीच में जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, इसमें 3 जोड़ दो। तो ये जो एक्सप्रेशन जो बन रहा है, जो कुछ हम लिख रहे हैं, इसको ही कहते हैं व्यंजक। इसको क्या कहते हैं? व्यंजक। और ये बीजगणितीय व्यंजक, मतलब ये बीजगणित बना, चर और अचर के मिलने से बीजगणित बना, और बीजगणित के साथ साथ इसको ही कहते हैं व्यंजक, यानी इसे कहेंगे बीजगणितीय व्यंजक। तो ऐसा ही बहुपद होता है, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, चर की घात क्या है? तो चर की घात यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा। जैसे मैं कुछ और लिख देता हूँ, 3x² प्लस में 5x प्लस में 2, तो ऐसे लिखा है। तो इसमें चर की घात ये देखो, यहाँ पर कितनी लिखी? 2। यहाँ पर चर की घात कितनी लिखी? 1। अच्छा, जैसे कोई नहीं जानता भैया घात क्या होती है, तो घात जो होती है, घात होती है जैसे x के ऊपर लिखी हुई 5, तो ये जो ऊपर लगता है ना, इसको बोलते हैं घात, और जो नीचे वाला होता है इसको आधार बोलते हैं, यानी बेस। इंग्लिश में कहते हैं बेस, भैंस नहीं, बेस। ऊपर कहते हैं घात, घात को कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। तो जो ऊपर जो पावर लगी होती है चर की पावर, अगर पूरा पूरा नंबर है, पूर्ण संख्या का मतलब पूरा पूरा नंबर, वो बटे में ना लिखा हो और पॉइंट में ना लिखा हो, तो उसे कहेंगे बहुपद। अच्छा, चलो फिर कुछ क्लियर करते हैं कुछ चीजें। जैसे मैं कुछ एग्जांपल समझाता हूं आपको, ये पता चला। सबसे पहले ये मुझे बताओ कि आपको ये पता चला कि बीजगणित किसे कहते हैं? हाँ भैया, जो चर और अचर को मिला दें, जो बनेगा वही बीजगणित होगा। वही क्या होगा? बीजगणित होगा। अब बीजगणित में ही अगर मैं कुछ एक्सप्रेशन लिखूं, जैसे 3x² प्लस में 5x प्लस में 3, मैंने एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा। 5x की पावर 5 प्लस में 2x, 9x की पावर 1/2 प्लस में 3, मैंने ऐसे लिखे। तो ये सारे के सारे जो व्यंजक लिखे हैं, ये सारे के सारे इनको कहते हैं व्यंजक। जो ऐसे एक मैंने लाइन लिख दिया, इसमें x है, y है, z है, या कुछ और मैं लिख देता हूँ 3y प्लस में 5z, ऐसे मैंने लिख दिया 3z, कुछ 3z मैंने लिख दिया। अब जो ये एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं इन्हें ही कहते हैं व्यंजक। जो ये लाइनें लिखी हुई हैं इन्हें ही कहते हैं व्यंजक। अब इन्हीं व्यंजक में कुछ बहुपद हैं और कुछ बहुपद नहीं है। तो बहुपद की परिभाषा कहती है जिसमें चर की घात, चर ध्यान रखना, चर जो ABCD के अक्षर होते हैं उनकी घात जो ऊपर लगती है वो पूर्ण संख्या मतलब पूरा नंबर होना चाहिए। पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, मतलब 0 से छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती, ना ही ये माइनस में हो सकते हैं। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, देखो इसमें चर की घात कितनी है? 2, इसमें चर की घात कितनी है? 1। अच्छा भैया, तो ये क्या बहुपद है? हाँ बिल्कुल बहुपद है। इसमें चर की घात 5, यहाँ चर की घात कितनी? 1, बहुपद है? हाँ भैया बहुपद है। अच्छा, इसमें चर की घात 1/2, अरे 1/2 पूरी संख्या नहीं है, अगर कुछ भी बटे में आ जा रहा है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा, यानी ये बहुपद नहीं है। इसमें चर कहाँ भैया? ये वाला चर नहीं, ये वाला चर की घात 1, इसमें ये चर की घात 1। अगर चर की घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। चलो एक और बता, तुम लोग बताओ मुझे ये बहुपद है कि नहीं। इसे मैं लिखूं 5x की पावर 4 माइनस 3x की पावर -2 प्लस में 3।
अब मैं आपसे पूछूं कि ये बहुपद है कि बहुपद नहीं है। अच्छा भैया यहाँ पर तो पावर 4 है, यहाँ पर पावर -2 है, यानी जब चर की घात -2 हो गई, और -2 जो होती पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि ये स्टार्ट ही 0 से होती है, 0 से बड़ी कोई भी नंबर हो, माइनस में नहीं होता, माइनस वाली छोटी हो जाती है, तो ये बहुपद हमारा नहीं होगा, ये बहुपद हमारा नहीं होगा। दैट्स इट। तो इतनी सी बातें हैं कि बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं, आप लोग पहचान गए होंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुपद बढ़िया। अब बहुपद के बाद देखते हैं पद। अब पद का नंबर आएगा, पद कैसे पहचानेंगे? जैसे पद क्या होता है, जैसे मैं एक बहुपद लिख रहा हूँ, जैसे 3x² प्लस में 5x प्लस में 3। पद जो होता है ये प्लस और माइनस से बढ़ता है, किससे बढ़ता है? प्लस माइनस से। अच्छा भैया जब इसके आगे कुछ नहीं लगा रहता तो प्लस लगा रहता है, हमेशा याद रखना। प्लस जो होता है यहाँ पर आदृश्य होता है, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ प्लस लगा है, तो इसमें जो प्लस माइनस यानी एक पद ये हुआ हमारा, एक पद ये हुआ, और एक पद ये हमारा ये हुआ, एक पद ये हमारा हुआ, तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो इन्हें ही पद कहते हैं कि कितने पद उसमें लिखे हुए इसको काउंट कर लेंगे, ये पद होते हैं। चलो तुम लोग इसमें बताओ कितने पद हैं? 7x² प्लस में 5, बताओ कितने पद हैं? अच्छा भैया ये तो आसान है, एक पद, 2 पद। अच्छा भैया 3xy प्लस में 8, अब बताओ कितने पद है इसमें? अच्छा इसमें कितने पद हैं? एक पद, 2 पद, 3 पद। अरे नहीं, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगा है बीच में, तो ये पूरा एक पद होगा, तो ये एक पद ये होगा, एक पद ये होगा, तो 2 पद। कितने पद है इसमें? 2 पद हैं। क्लियर है यहाँ पर? इसी तरह पदों के नाम दे दिए जाते हैं। अगर किसी में एक पद लिखा हुआ, किसी में एक पद लिखा हुआ, तो कहते हैं एक पदी बहुपद। क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। अच्छा किसी में अगर 2 पद लिखा है, जैसे 5x प्लस में 2 लिखा है, इसमें कितने पद? एक पद, 2 पद हैं, एक पद और 2 पद, तो कहेंगे 2 पदी बहुपद, द्विपदी, द्विपदी बहुपद। और मान लो किसी में 3 पद है, 3x² प्लस में 2x, 3x प्लस में 8, तो इसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। तो बहुपद तो क्लियर होगा। अगर एक पद लिखा तो एक पदी, 2 पद लिखे हैं, 2 पद लिखे हैं तो द्विपदी, और 3 पद लिखे हैं तो 3 पदी। तो इतना क्लियर होगा। अच्छा क्या होता है व्यंजक? क्या होता है व्यंजक? जो भी बीजगणित में लिखा होता है वो व्यंजक होता है। बीजगणित जो चर और अचर से मिलकर बनती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 से बड़ा कोई भी नंबर लो, बस पूरा नंबर होना चाहिए, वो कटा पिटा नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अच्छा घात। अब बहुपद की घात देखते हैं क्या होता है। अच्छा घात, अच्छा मैं जो लिख रहा हूं इसको इरेज कर, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लिया करो। जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा, अब आओ यहाँ पर देखते हैं। अब घात देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात। अच्छा बहुपद की घात क्या होती है? पहचानना, कैसे पहचानोगे? जैसे मैं लिखूं 3x⁵ प्लस में 2x, 3x⁶ प्लस में 9, ऐसे मैं लिख दूं 4x² प्लस में 2x और प्लस में 3। अगर मैं लिख दूं 5x प्लस में 3x⁴ अब 3 में घात बताना है। तो बहुपद की घात उसे कहते हैं चर की सबसे बड़ी घात। चर की सबसे बड़ी घात जो होगी वही बहुपद की घात होगी। सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात जो होती है उसे ही बहुपद की घात कहते हैं। अच्छा इसमें चर कहाँ है? चर भैया यहाँ है, चर यहाँ है। अच्छा इसमें दोनों में सबसे बड़ी घात कौन है? सबसे बड़ी घात 6 है, तो इसमें बहुपद की जो घात होगी घात 6 होगी। बहुपद की घात कितनी होगी? 6। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि बताइए बहुपद की घात कितनी होगी। आपको एक एक्सप्रेशन लिखकर दे देगा, इसी तरह एक बहुपद लिखकर दे देगा और 4 ऑप्शन लिखकर दे देगा कि बताओ 1 है, 2 है कि 3 है। जैसे इसमें मैं लिखकर दे दूं 1 2 3 4, बताओ बहुपद की घात कितनी है। अच्छा इसमें बहुपद की घात कितनी है? अच्छा यहाँ पर कितनी है? 2। यहाँ पर कितनी है? 1। अच्छा इन दोनों में बड़ा कौन है? 2। तो जो बड़ा होता है वही बहुपद की घात होती है, यानी यही हो जाएगी बहुपद की घात हमारी। उसके बाद देखेंगे अच्छा इसमें बच्चे आप लोग निकाल के बताओ बहुपद की घात कितनी है। ठीक है मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ। चलो ओ भैया यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर लिखा अच्छा 1/2 कुछ 2 लिखा है, तो यानी बहुपद की घात कितनी? 4। गलत। अरे मैंने अभी बताया कि बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चर की पावर पूर्ण संख्या होती है। यहाँ तो 1/2 लिखा है, ये तो पूरा अंक ही नहीं है, ये तो आधा अंक लिखा है, यानी ये बहुपद ही नहीं है। तो इस तरह आपको एक्सप्रेशन देकर नहीं पूछेगा, ये तो मैंने आपके ऐसे नॉलेज के लिए बताया कि ये बहुपद ही नहीं है। तो बहुपद पहचानना एकदम आसान है। चर ढूंढेंगे और चर में देखेंगे घात कितनी लगी, अगर घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, नहीं तो नहीं। तो हम लोग घात भी जानेंगे कि घात क्या होती है। घात के बाद क्वेश्चन आता है मानक रूप में लिखना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे
लिख कर दे देगा एक्सप्रेशन आपको, और 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कौन सा इसका मानक रूप है। ये तो मानक रूप बताओ, मानक रूप में क्या है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। तो अच्छा मानक रूप क्या होता है, मानक रूप। अच्छा भैया मानक रूप, मानक रूप कुछ नहीं होता है, सिर्फ घातों को सबसे बड़ी घात सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी अवरोही क्रम में लिख देना। घातों को अवरोही क्रम में लिख देनी, घटते क्रम में। घातों को घटते क्रम में लिख दो, बस घटते क्रम में लिख दो। घात यानी चर की जो घात होती है उनको घटते क्रम में लिख दो, उसे ही कहेंगे मानक रूप। जैसे लिखा हो 4x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 6 प्लस में 8x माइनस में 9। अच्छा घात में सबसे बड़ी घात सबसे पहले लिखूंगा, घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ी सबसे पहले, तो इसमें बड़ी है कि इसमें बड़ी है कि इसमें, यहाँ पर एक लिखी कि कौन सी घात बड़ी, भैया 9 बड़ी है। अरे 9 घात थोड़ी नहीं है पगले, कौन में आना है, इसमें आना है। देखो सबसे बड़ी घात क्या है 6, तो माइनस का विद चिन्ह, ध्यान रखना विद साइन, इसका साइन। अच्छा बहुत से बच्चे पहचान नहीं पाते कि साइन कौन सा है, तो जो साइन जो होता है वो आगे वाले होते हैं। 9 का साइन प्लस है, 8 का साइन प्लस है, 3 का साइन माइनस है, इसका साइन आगे कुछ नहीं लगा तो प्लस लगा हुआ है, ठीक है भैया। तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा माइनस का 3x की पावर 6 प्लस में 4x की पावर 5। अब इससे छोटी कौन है, इससे छोटी 1 है, तो 8x, उसके बाद जिसमें कुछ नहीं वो वाला हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा मानक रूप। ये क्या हो जाएगा हमारा मानक रूप। मानक रूप कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि घातों को अवरोही क्रम में लिख दो, बस। क्लियर है ना, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे गुणांक। अच्छा भैया गुणांक क्या होता है, गुणांक कुछ नहीं होता। देखो इसी क्वेश्चन में बताता हूँ गुणांक क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे लिख कर दे देगा और वो पूछेगा कि x की पावर 5 का गुणांक बताओ, x की पावर 5 का गुणांक, ऐसे क्वेश्चन लिख कर दे देगा। कहेगा इस क्वेश्चन में x की पावर 5 का गुणांक बताओ क्या होगा। तो गुणांक का मतलब होता है गुणे में अंक, क्या गुणे में अंक, जो गुणे में अंक है विद साइन बताना है, विद साइन मतलब चिन्ह के साथ, गुणे में जो अंक है वही। तो x की पावर 5 ढूंढो, x की पावर 5 का पूछा तो ढूंढो कहाँ x की पावर 5, ये देखो। अरे नहीं जी ये वाला है, x की पावर 5 ये वाला हो गया। क्लियर है। अब इसके गुणे में क्या है, इसके गुणे में है देखो 4, इसके गुणे में क्या लिखा है 4, तो 4, तो x की पावर 5 का गुणांक 4 होगा। फाइनली खत्म। जो गुणे में अंक होता है उसे ही बोलते हैं गुणांक। जैसे मैं इसी में पूछ लूं x का गुणांक बताओ क्या है, तो बता सकते हो तुम लोग x का गुणांक क्या है। मुझे x का गुणांक बताओ और मुझे बताओ आप लोग इसका गुणांक है 4, इसका गुणांक कितना है 4, ये आंसर हो जाएगा। और मुझे बताओ x की पावर 6 का गुणांक। जिस बच्चे ने बता दिया उसके घर पे 1 किलो काजू कतली भेजी जाएगी अभी, ठीक है। देखो ध्यान से, काजू कतली, अरे पढ़ ले बच्चा, पहले x का गुणांक बता इधर, ठीक है। देखो x का गुणांक क्या है, x, अच्छा ढूंढो कहाँ x है भैया, यहाँ नहीं, x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 6 नहीं, x का बताना, तो x यहाँ है, तो x की पावर 1 लगाओ तब भी x है, अगर ना लगाओ तभी भी x है। तो x का गुणांक, x के गुणे में कितना अंक है 8 है, तो x का गुणांक हो जाएगा 8, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा भैया उसके बाद देखना x की पावर 6 का गुणांक, x की पावर 6 ढूंढो कहाँ है, अच्छा यहाँ है, तो ये x की पावर 6 है, तो x की पावर 6 के गुणे में 3 है। अरे नहीं जी, माइनस भी लगा है, विद चिन्ह बताना है, तो x की पावर 3, x की पावर 6 का गुणांक हो जाएगा -3, आंसर होगा कितना होगा -3। तो भैया यहाँ क्यों नहीं लगाया चिन्ह, अरे प्लस इसके आगे लगा रहता है तुम लगाओ और चाहे नहीं, इसके आगे भी प्लस लगा रहता है तुम लगाओ और चाहे नहीं। तो ये सारी हो गई इतनी बातें, परिभाषा क्लियर कर लिया, बीजगणित, व्यंजक, पूर्ण संख्या, पद, घात, मानक रूप और गुणांक। अगर किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे जाओ और फिर से उसे देखो, ध्यान से आराम से स्लो करके देखो। अगर स्पीड मेरी तेज हो रही है तो आप स्लो करके उसको पढ़ सकते हो। आपके यूट्यूब में दिया रहता है कि कौन से 2x पे लगाना है कि 1x पे, 0.5 पे, ठीक है ना। तो कोई चीज़ अगर फास्ट आपको लग रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करो और पीछे जाकर देखो। तो हम मानक रूप भी पढ़ चुके कितना है। उसके बाद शून्यक की बारी करते हैं। शून्यक क्या होता है, शून्यक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। शून्यक अभी पीछा नहीं छोड़ने वाला, 2-3 चैप्टर में आगे शून्यक जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शून्यक को इंग्लिश में कहते हैं जीरोज, क्या कहते हैं जीरोज। अच्छा जीरोज, इसको आगे आगे मूल कह देंगे, आगे चैप्टर में आगे इसी को मूल कह देंगे, क्या कह देंगे मूल। तो शून्यक कहे, जीरोज कहे या तो मूल कहे, और मूल को कहते हैं रूट। सारी एक ही चीजें होती हैं, सारी चीजें एक ही होती हैं। अच्छा भैया होता क्या है, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन लिखें, कोई भी एक्सप्रेशन लिखे, देखो कैसे मैंने लिखा 3x प्लस में 5, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, तो बताओ, तो इसी तरह एक्सप्रेशन लिख देगा, कहेगा बताओ इसका मूल क्या होगा। तो शून्यक वो होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसे इस एक्सप्रेशन में रख दें और इसका मान 0 हो जाए। क्या, सुनो ध्यान से,
शून्यक या रूट ऐसा नंबर होता है जिसे किसी भी व्यंजक में रख देने पर उस पूरे व्यंजक का मान 0 हो जाए, तो उसे बोलते हैं शून्यक। क्लियर है? अच्छा भैया कैसे? इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे x प्लस में 5 ले लूं। अब बताओ इसमें मैं x की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखूं जिससे पूरा मान 0 हो जाए। अच्छा भैया सोचो, अगर x की जगह 2 रख दूं तो 5 2 7 हो जाएगा। क्या मैं x की जगह -5 रख दूं? x की जगह -5 तो प्लस में 5 5, ये 0 यानी काट दीजिए, 5 में से 5 चला जाएगा, 0 बचेगा। हाँ भैया, यानी x की जगह अगर मैंने -5 रखा तो इसका मान 0 आ गया, तो जो -5 है ना, -5 यही इसका रूट, यही इसका जीरो, यही इसका शून्यक हो जाएगा। अच्छा, शून्यक क्या होता है? शून्यक वो होता है जिसे उस एक्सप्रेशन में रख दो और उस पूरे एक्सप्रेशन का मान 0 हो जाए, तो उसे बोलते हैं शून्यक। क्लियर है? अच्छा भैया आपने सोचा कैसे? जैसे अभी आप भी सोच लो कि जैसे मैं लिख दूं y प्लस में 8। अब बताओ y की जगह ऐसा क्या रखूं कि इसका मान 0 हो जाए? हाँ भैया, यानी यहाँ 5 था तो -5, यहाँ 8 है तो -8 रख दो। बिल्कुल, यानी 8 में से 8 रखोगे तो कितना बचेगा? 0। 8 से 8 कट जाएगा, 0 बचेगा। यानी इसका एक शून्यक -8 होगा। इसका एक शून्यक कितना होगा? -8। तो ये इसके शून्यक होते हैं। अच्छा, इसको निकालेंगे कैसे? अभी तो मान लो यहाँ पर आप सोच लिए, अभी मैंने 2x प्लस में 3। अब बताओ मैं x की जगह ऐसा क्या रखूं, x की जगह ऐसा क्या रखूं जिससे इसका मान 0 हो जाए? भैया 3 है, 3 रख दो। 3 और इन दोनों के बीच में लगा रहता है गुणा, तो 3 दूनी 6। अच्छा, 6 में 3 जुड़ जाएगा 9। अरे दादा, इसमें तो शून्यक निकालने के कुछ नियम होते हैं, तो शून्यक निकालने के नियम को हम देखेंगे, शून्यक कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अभी शून्यक में मेरा उद्देश्य था आपको कि शून्यक समझाओ कि शून्यक होता क्या है। तो शून्यक वो होता है, शून्यक ऐसा नंबर होता है जिसे किसी समीकरण में रख दें और उस समीकरण का मान 0 हो जाए, तो उसे बोलते हैं शून्यक। अभी मैंने एक समीकरण का नाम लिया। अच्छा, समीकरण और व्यंजक दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या होता है? व्यंजक और समीकरण में डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बार बार ये यूज होगा, समीकरण और व्यंजक। अच्छा, समीकरण जैसे मैं लिख दूं 4x प्लस में 5, तो ये एक व्यंजक लिखा हुआ। लेकिन अगर मैं 4x प्लस 5 में बराबर कुछ लगा दूं, बराबर ये निशान लगा दूं बराबर का, बराबर लिख के 3 लिख दूं, 4 को जो 0 लिख दूं या 0 लिख दूं, तब ये समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? ये समीकरण। तब ये समीकरण बन जाता है। अच्छा भैया, यानी समीकरण कुछ नहीं होता, व्यंजक ही होता है, बस उसमें समान का निशान लग जाता है। समान का निशान लगने से इसका नाम समीकरण बन जाता है। क्लियर है? हाँ। तो अब हम शून्यक निकालना सीखेंगे, कैसे शून्यक निकालते हैं शून्यक। तो शून्यक निकालना इंपॉर्टेंट है। शून्यक निकाला जाएगा कैसे? सबसे पहले एक घात वालों को देखेंगे। अच्छा, शून्यक निकालने से पहले हम देख लेते हैं, जैसे जिसमें एक घात लीजिए, लिखा हो 5x प्लस में 2, इसमें लगी 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ऐसा लिखा है। तो जिसमें चर की घात 1 होती है, चर की घात 1, चर की घात कितनी है? 1। एक घात वाले को बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। कभी कभी नाम आ जाएगा तो ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा नाम आएगा। रैखिक बहुपद कहते हैं। अच्छा, जिसमें 2 घात लगी होती है, अगर चर की घात 2 लगी होंगी, चर की घात कितनी है? 2, सबसे बड़ी घात 2 है तो 2, तो 2 घात वाले को बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। क्लियर है इतनी बातें? एक मिनट में देख लूं वीडियो चल रही है कि नहीं। ठीक है, बढ़िया, सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा है। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद, ये वाला हो गया हमारा रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत नहीं, अगर 3 घात होगी तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो हमको 2 घात, हमारे सिलेबस में 2 घात तक है, 2 घात पढ़ना है और 1 घात पढ़ना है। 2 घात के लिए पूरा चैप्टर बना हुआ जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक शून्यक निकालना कैसे निकाला जाता है। तो देखो शून्यक कैसे निकाला जाएगा। अगर शून्यक निकालना है किसी भी व्यंजक का, जैसे लिखा हो 5x प्लस में 2, ऐसे मैंने लिख दिया, कहा शून्यक निकालो। तो शून्यक निकालने के लिए इसे शून्य के बराबर कर देते हैं। शून्यक निकालने के लिए, शून्यक के लिए क्या लिखेंगे? शून्यक के लिए इसे शून्य के बराबर कर देते हैं। 5x प्लस में 2 बराबर में 0। अच्छा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा भैया, इतना तो पता है। प्लस में होती है तो उधर चीजें माइनस में जाती है, और ये इन दोनों के बीच में लगा रहता है गुणा। चर और अचर के बीच में गुणा लगा रहता है, तो 5 और x के बीच में गुणा लगा रहेगा, तो x का मान हो जाएगा -2, और गुणे में उधर जाएगा तो बटे में, तो -2/5, -2/5 इसका एक शून्यक होगा। तो शून्यक निकालने के लिए x का मान -2/5 होगा। अच्छा, शून्यक क्या होता है? अगर वही होता है कि अगर इसका मान उठाकर इसमें रख दें तो इसका मान 0 हो जाएगा। क्या भैया चेक करके दिखाओ कि 0 हो जा रहा है? और चेक करके दिखा देते हैं आपको। तो मैं लिख दूं 5x प्लस में 2। अच्छा, 5x प्लस में 2 यहाँ रखना है, x यहाँ -2। देखो
5 और गुणे में इन दोनों के बीच लगा रहता है गुणा, तो यहाँ रखेंगे x की जगह -2 प्लस में 2। अब देखो गुणे में ये चीजें रहती है तो गुणे में कट जाती है ऊपर से ऊपर, तो यहाँ बचेगा -2, यहाँ बचेगा प्लस, 2 से 2 भी कट गया, प्लस माइनस कट जाता तो बराबर 0। देखो यानी ये वाला मान उठाकर इस समीकरण में रखें और इसका मान 0 होगा, तो यानी ये इसका शून्य होगा। तो बस इतना जानना है कि अगर शून्य निकालना है तो उस व्यंजक को शून्य के बराबर कर दो। अगर शून्य निकालने के लिए शून्य के बराबर करते हैं, क्या करते हैं, शून्य के बराबर। अब इसका व्यंजक आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो शून्य निकालना आप लोग को पता चला। ठीक है, तो ये एक घात वाला शून्य निकालना था। अब उसके बाद देखते हैं किसके कितने शून्य होंगे। अभी शून्य के देखते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 5x² प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर 0, और मैं लिख दिया 3x² 3x³ माइनस में 4x प्लस में 8, और मैं लिख दूँ 5x प्लस में 2। ऐसे मैंने ऐसे लिखा एक्सप्रेशन। मैंने 3 एक्सप्रेशन लिखा, यानी 3 व्यंजक लिखा है। अब मैं कह रहा हूँ इसमें कि बताओ इसके कितने शून्य होंगे। तो जितनी, सुनो ध्यान से, जितनी बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात कितनी, अच्छा घात तो भैया यहाँ 1 है, यहाँ 2 1 3, अरे नहीं, जोड़ना नहीं है, जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात। तो बहुपद की घात यहाँ कितनी है, 2। कितनी है, 2। तो जितनी बहुपद की घात होती है उसके उतने ही शून्य होंगे, यानी इसके 2 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 2 शून्य। यानी ऐसे 2 नंबर निकल के आएंगे इसको सॉल्व करने पर, जो x की जगह रख दोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। जैसे अभी 5/2 आया था माइनस का, आया था, तो उसको रखे तो 1 मान था केवल। इसी तरह इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 मान निकल के आएंगे, और उसको इसकी जगह रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा। जैसे इसमें इसके कितने भैया, इसमें घात कितनी है, 3 है, तो इसके 3 शून्य। हाँ जी बिल्कुल सही है, इसमें 3 शून्य निकलेंगे। भैया इसमें कितनी घात है, इसमें 1 घात है, तो इसमें कितने शून्य निकलेंगे, इसमें हमारे इसमें शून्य जो निकलेंगे 1। इसमें कितना शून्य निकलेगा, 1। तो जितनी जिसकी घात होती है, जितनी जिस व्यंजक की घात होगी उसके उतने ही शून्य निकलेंगे। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, शून्य हो गया। अब ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा भैया ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कुछ नहीं होता, आओ बताते हैं ग्राफ क्या होता है। ग्राफ देखो, ग्राफ जानने से पहले हम चतुर्थांश जानते हैं। क्या जानते हैं, चतुर्थांश, क्योंकि चतुर्थांश पे ही सारे ग्राफ बनते हैं। भाई चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश होता है 2 लाइन, इसमें 2 लाइन जुड़ी होती हैं। एक लाइन पड़ी होती है, ऐसे एक लाइन पड़ी होती है जिसको क्षैतिज लाइन कहते हैं, एक लाइन ऐसे पड़ी होती है और एक लाइन खड़ी होती है। अब इन दोनों को इस तरह बना देंगे तो यही चतुर्थांश हो जाएगा। इसमें 4 अंश, 1 अंश 2 अंश 3 अंश 4 अंश बने, तो इसीलिए इसका नाम चतुर्थांश बन गया। 4 अंश बने, 4 टुकड़े बने, इसलिए इसका नाम चतुर्थांश होता है। इसमें क्या होता है, 2 लाइनें होती हैं, 2 लाइन, एक लाइन पड़ी होती है, एक लाइन खड़ी होती है। जो लाइन पड़ी होती है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, यानी एक्स एक्सिस। जो लाइन खड़ी होती है इसको बोलते हैं वाई अक्ष, यानी वाई एक्सिस। तो 2 लाइनें होती हैं, 2 लाइनें का समूह होता है जो एक दूसरे को परिच्छेद करती है 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। जो लाइन क्षितिज पड़ी होती है एक्स अक्ष, ये वाली वाई अक्ष। समझ में आई बात कि नहीं, ऊर्ध्वाधर लाइन वाई अक्ष। इसमें जो एक्स अक्ष, जो ये होता है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष ये वाला होता है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को जितनी बार कोई ग्राफ खींचेगा, ग्राफ मतलब अभी ऐसे वक्र बना देंगे, ये पूरा वक्र है, वक्र हो गया, ये वक्र हो गया, वक्र के बारे में स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम कभी। ऐसे कुछ बना दे, ये वक्र हो गया हमारा, ऐसे सीधी लाइन कर दी, ये वक्र हो गया। तो जितनी बार कोई ग्राफ कट करेगा एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को जितनी बार कोई ग्राफ कट करेगा उसके उतने शून्य होंगे। जैसे मैं ऐसे बना दूं, इसे मैं कहूँ बताओ इसके कितने शून्य होंगे। अच्छा भैया एक्स अक्ष यहाँ, ये वाली, इसको ये ग्राफ यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, इसके 2 शून्य होंगे। कितने शून्य, 2 शून्य होंगे, यानी इसके 2 शून्य। जैसे मैं इसको इरेज करता हूं अभी के लिए। जैसे मैं कह दूं बताओ, पढ़ाऊंगा, ग्राफ देखना है, ये बताओ कितने शून्य, 1 2 जगह कट गया, 2 शून्य। ठीक है बढ़िया, जितनी जगह एक्स को कट गया उतने शून्य होंगे। बस यहीं तक आया, यह कट नहीं किया, बस एक्स अक्ष को टच कर दिया यहाँ पे। बताओ कितने, 1 यहाँ कट गया, अरे ना वाई को ना गिनना, 2 3, कितने शून्य, 3 शून्य। तो शून्य एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी बार कट करेगा या टच करेगा उतनी शून्य होंगे उसके, तो ये शून्य हो गया। अब एक टॉपिक बचा शून्य और गुणांक में संबंध, इसको अभी जस्ट पढ़ेंगे हम आगे। फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो देखूंगा चल रही है कि नहीं, और आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। और बताना कैसी लगी आपको वीडियो, और अपने दोस्तों को भेजना और लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू आपके प्यार के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।